अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद है राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, आज बहुत हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस अपनी ही अदालत के चीफ जस्टिस के इक़दामात के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। पांचों जजेस जो थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस समन रफत साहिबा और जस्टिस एजाज इसहाक खान साहब ने अलहदा दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की। अब सवाल उठता है कि ऐसी क्या वजूहात बनी, ऐसे क्या मामलात हुए, ऐसी क्या नौबत आ गई कि इन 5 जजेस को, आला अदलिया को, अपनी ही अदालत के चीफ जस्टिस के इक़दामात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। और यहां पर सवाल यह भी उठता है कि अगर आला अदलिया के जजेस को अपनी ही अदालत से इंसाफ नहीं मिल रहा तो आम आदमी, पाकिस्तान का आम शहरी इंसाफ की उम्मीद किससे रखेगा? इस पर हमने बात करनी है। इसके अलावा एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का एक और टाकरा होने को है, जो इतवार को ये मैच होने जा रहा है। अब नजरें हैं आईसीसी के ऊपर कि क्या आईसीसी अपना किरदार अदा करेगी? क्या भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, वो सियासत को और अपनी जो हठधर्मी है उसको खेल के मैदान से दूर रखेगा? और अगर फिर से हाथ नहीं मिलाया जाता, फिर से वही सब कुछ होता है, तो रेफरी क्या अपना किरदार इस दफा अदा करेगा? इस पर भी हमने बात करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो मुआहदे हुए हैं उनकी अहमियत पर भी बात होगी और दीगर कुछ सियासी मामलात पर भी बात करेंगे। सबसे पहले राना साहब, 5 जजेस आला अदलिया ही चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सवाल तो ये उठता है, नौबत तो चले जैसे भी ये पेश आई, आम आदमी तो बहुत मायूस हुआ आज कि इनको इंसाफ नहीं मिल रहा जिनसे हम इंसाफ लेने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात आपने दुरुस्त की, लेकिन मैं डर रहा था आप ये ना कह देते कि ये भी तहरीक इंसाफ के कहने पे गए हैं। कौन जज साहब भी वो पीछे जा रहे थे वैसे, वो क्या नाम है, शेर अफजल मरहूम, पीटीआई के नहीं, आप ऐसा ना करें, क्योंकि आजकल बहुत से लोगों के दिमाग पे यही सवाल होता है ना, कोई काम भी कहीं से डायरेक्शन तो आप तक करते तजियाकार, आप जैसे बड़े बड़े जो है ना वो उधर ही सारे रुक कर देते हैं। तो मैं कहते शुक्र है सवाल आपने ये नहीं कह दिया। बात ये है, इंसाफ मिल किसको रहा है? मेरा एक सवाल है, अगर इंसाफ मिल रहा है आम आदमी को, अगर इंसाफ मिल रहा है आम शहरी को, अगर इंसाफ मिल रहा है हर उस शख्स को जो इंसाफ के लिए अदालतों में पेश हो, सालों इंतजार करते हैं, आए चले ना किसी दिन हाई कोर्ट्स में, तमाम हाई कोर्ट्स सर नीचे चले, सेशन कोर्ट्स में चले, सिविल कोर्ट में चले। मैंने एक केस किया हुआ है, आज 3 साल बाद मेरे वकील ने मुझे कहा, उसने कहा हम कोशिश कर रहे हैं कि 24 या 25 तारीख को वो केस लग जाए। अच्छा। मैंने पूछा कि जी जनाब, मुद्दई भी मैं हूँ और थक गया हूँ अदालतों में जा जाके। उन्होंने कहा जी आप एक हैं, जाके वहाँ पे देखें तो कितनी लाइनें लगी हुई हैं। उन्होंने कहा ये इंसाफ जो है ना, वो हमने 26वीं आईनी तरमीम लेकर आए तो यहाँ पर कहा गया बड़े बड़े लोगों की तरफ से कि हम इसलिए आईनी बेंच बना रहे हैं, हम इसलिए फलां चीज़ें कर रहे हैं कि फौरी फैसले होंगे, सालों फैसले लटके रहते हैं, अदालतों में बड़ा बोझ है, अदालतों के अंदर बड़ा कुछ है जनाब, अदालतें बेचारी जो है फंस चुकी हैं, हम अदालतों का टाइम बढ़ाएंगे, हम फलां करेंगे। इतने लेक्चर मिले वज़रा की तरफ से, इतनी दलीलें मिली, उसके बाद क्या हुआ? क्या इमरान खान का एक जो केस था लगना चाहिए था, लग गया? जो तगड़ा आदमी है, अगर आज उसको एक जज साहब फारिग करें, बरतरफ करें, तो एक अगले दिन नहीं तो उस अगले दिन उसका केस लग जाता है। चले वैसे आप कहते हैं कि जनाब कानून है, कानून के मुताबिक बारी आएगी, उस वक्त में केस लगेगा। ये केस खत्म हो जाती, चीजें खत्म हो गई हैं। जब अदालतों के अंदर से जज निकले इंसाफ लेने के लिए, वो गलत है, तो फिर अगर वो गलत निकले हैं, गलत गए हैं, तो फिर इसका मतलब है उनके जितने फैसले थे वो भी गलत थे। अगर वो दुरुस्त गए हैं तो इसका मतलब है कि अदालतों के जज जब इंसाफ लेने निकलेंगे तो फिर आम आदमी जो है उसको दोनों तरफ से देख लें तो सूरत हाल आम आदमी के लिए खराब है। आज आप देख लेना, एक तरफ जैसे अब निकले, दूसरी तरफ वकला आपस में, जब वहां पे पहली दफा हुआ ऐसा कि वकील वर्सेस वकील, बार के ओहदेदारान कभी मुकदमा दर्ज नहीं कराते, वो तो बड़ी तहम्मुल से, बड़े प्यार से, मोहब्बत से मामलात को सुलझाते हैं, और वहां पे ये भी FIR दर्ज होनी शुरू होगी। कल
शहूपुरा के वकला पे, शहूपुरा बार के सदर पे हुई, आज इस्लामाबाद के अंदर हो गई और बार के सदर ने करवा दिया अपने। पर ये चीज़ें जो है ये अवाम के अंदर एक ऐसा वो जिसे कह रहे हैं ना नफरत फैला रही हैं, ये चीज़ों से अवाम एक तो इत्मीनान उठ गया कि भाई नहीं, अगर साकिब बशीर को नहीं मिल रहा इंसाफ तो राना अजीम को कहाँ से मिलेगा भाई। यस, साकिब बशीर सारा दिन अदालतों में जाते रहते हैं, इनकी जजेस से तलक़ात इनको नहीं मिलता, तो तारड़ साहब आपको कहाँ मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर हम देखते हैं जनाब वो वकला जो एक वक्त में बहुत बड़ी तहरीक हुआ करते थे, वो वकला जो निकलते थे तो पता चलता था, अब वो वकला आपस में लड़ रहे हैं। अब ये कभी हुआ था यूनिटी भी नहीं है, कभी माजी में मैंने तो ऐसा होता नहीं देखा। जस्टिस इफ्तिखार की तहरीक में मैंने ऐसे होते नहीं देखा। उसमें भी वकला तकसीम जरूर थे, लेकिन तकसीम वकला आपस में नहीं लड़ते थे। उसके बाद भी बहुत से मामला तो वे ऐसा नहीं देखा। लेकिन अब अदालत की तरफ देखना, लोग कहते हैं, किसी से पूछे ना कि इंसाफ के लिए, तो वो बड़े वाजे कहता है छोड़ो यार, कहाँ से इंसाफ मिल। सर बेंच बनता है तो लोग बता देते हैं कि जी कि इस तरीके का नतीजा आ सकता है। दूसरा बेंच भी इतनी जल्दी टूटता है, उतनी जल्दी तो सबसे नाकस बेंच बैठने वाला लाइन ही टूटता, जितनी जल्दी में ये अदालती बेंच टूटते हैं। हाँ, इसके हवाले से भी बात हुई है। साकिब साहब, नौबत यहाँ तक आखिर क्यों पहुँची है? 5 जजेस गए हैं, उनका जाना जो है वो अगर अलामती तौर पर भी देखें तो उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और इस बात को शायद वो अंडरस्टैंड करते थे कि जब हम खुद वॉक करके वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर पहुँचेंगे, उधर जाकर बैठेंगे तो शायद उसका असर पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट पर भी। वजह क्या बनी? ये तो ख़त भी लिखे जा सकते थे, पहले ख़त किताबत होती रही। बिल्कुल हमजा, जो नौबत है वो इस नौबत तक क्यों मामलात पहुँचे, इस पे तो हम बात करते हैं। जो आप साइलिन की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के उसी गेट से जिससे एक साइल दाखिल होता है, वहाँ पे आईडी कार्ड देता है, वहाँ से एक कार्ड लेता है, एंट्री कार्ड, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है, एक पूरा सीक्वेंस है। तो उसी गेट से ये जज इंटर हुए, कार्ड दिया, सुप्रीम कोर्ट का कार्ड लिया और उसके बाद दाखिल हुए। तो वहाँ दाखिल होने वाला वो साइल यकीनी तौर पर ये सोचेगा कि एक जज जो है या 5 जज ये इंसाफ के लिए धक्के खा रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे कौन इंसाफ देगा। ये मेरे ख्याल में ज़्यादा ख़तरनाक है कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उस पर आम लोगों का एतमाद उसको दचका पहुंचता है ऐसी मूवमेंट से। अब नौबत यहाँ तक क्यों पहुंची, ये अहम सवाल है। यही 5 जज हैं जिन्होंने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस आए थे लाहौर से, इसी तरह सिंध और बलूचिस्तान से, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। ट्रांसफर वाला मामला इस वक्त भी वहाँ पे पेंडिंग है। ये फरवरी 2025 से मामलात शुरू होते हैं और अब सितंबर 2025 नौबत यहाँ तक पहुंची कि वो सुप्रीम कोर्ट खुद पहुंच गए। अब पूरी जो पिटिशंस हैं उसमें उन्होंने सारे हालात भी लिखे हैं, लेकिन एक एक वाकया सब जजेस के साथ हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनका डिवीजन बेंच ख़त्म है तकरीबन 1.5-2 माह से, और वो हम देख रहे हैं उसकी वजह क्या है, वजह आज तक सामने नहीं आई। डिवीजन बेंच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियर 3 जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। इसी तरह जस्टिस समर रफत इम्तियाज, उनको 2-3 रोज कबल जो कमेटी बनी थी, हरासमेंट की कमेटी 17 जुलाई को बनी हुई थी, उससे उनको हटा दिया गया। इसी तरह जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनको काम से रोक दिया गया। इसी तरह जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान 2 जजेस हैं, उनका सिंगल बेंच तकरीबन 2-2.5 हफ्ते हो गए हैं, वो ख़त्म है। सिंगल बेंच है ही नहीं उनका, वो सिर्फ डिवीजन बेंच करते हैं। और वहाँ पे जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान की जो अदालत है, कमरा अदालत है, वो एक गैर मुअस्सर तकरीबन जो हो चुका है। तो ये तो डायरेक्टली इनके साथ जो होने वाले वाक़यात हैं। इसके अलावा ख़तो किताबत होती रही, बेंचेस की तब्दीली है, रोस्टर है कि जो फिक्सेशन होनी है केसेस की वो कैसे होगी, सिंगल बेंचेस से केसेस निकालना वो कहा गया इलीगल। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो तब्दील हुई थी पहले फरवरी में फिर जुलाई में, और उसमें सीनियर जजेस को नज़रअंदाज किया गया, ये भी इसमें पॉइंट उठाया गया है। और इसमें सबसे अहम पॉइंट जो अभी रिसेंटली इवेंट हुआ है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनको काम से रोका गया है। ये कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट का जज अपने किसी ब्रदर जज को काम से नहीं रोक सकता।
हमें साहब पता चलना एक चीज़ पे चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कमेंट हो, फिर हम आगे बढ़ें। वो ये कि राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जी कि क्या, जब ये सारी बात हो रही है, उन्होंने कहा जी क्या वही जजेस अच्छे हैं जो हुकूमत के खिलाफ फैसले देते रहें? सिर्फ वही जजेस अच्छे हैं? इनको आपस में बैठ के मामला हल करना चाहिए, तो इस तरह सामने तो नहीं आना चाहिए कि मीडिया पे चीज़ें आ रही एक सवाल है कि वही जजेस अच्छे हैं हैं जो अपोजिशन के खिलाफ दे रहे opposition के खिलाफ फैसला देते हैं। हो। ये मामला तो खत्म नहीं होने वाला। ये बात बड़ी सिंपल सी बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आपने एक ज़ाब्ता बनाया है और ज़ाब्ते के तहत अगर आप कहते हैं कि मोहम्मद बूटे का नंबर ये लगेगा, हाँ, तो फिर मोहम्मद जुनैद का नंबर भी वही लगना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि आज वह नहीं भाई, ये खत्म हो गया था। रीत इस नगर की और जाने कब से है। जब उस वक्त 26 महीने तरमीम भी नहीं आई थी, उस वक्त कोई ऐसी चीज भी नहीं थी, लेकिन क्या उस पर कोई बोला? जो बोले उनके साथ जो हुआ सबको पता है। अब आवाज दबाने की बारी है। आपने जजेस को इंसाफ नहीं दिया। आज राणा साहब ने बात की, मैं उनकी बात की बड़ी कदर करता हूँ। आज मैंने उनका भी बयान सुना, अपने सिद्दीकी साहब का, हाँ जी, उन्हें ख्वाब आ गई है कि इस्तीफे होने लगे। अगर सिद्दीकी साहब सच्चे हैं, मैं उनको गलत नहीं कहता, ठीक है, तो जो उन्होंने पहले सैलाब के हवाले से बातें की हैं, उसका जवाब कौन देगा? उस पर इंक्वायरी करवा लें कि वो जो चीज़ें जिस पे बात करते हैं। लेकिन ये आज बड़ा अहम मामला नाजरीन हुआ है, और जिस तरह से अभी राणा साहब भी और साकिब साहब भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे, आम जो साइल है, आम आदमी है, उसके दिमाग में बहुत सारे जो हैं सवालात उठ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क्स लग गए हैं कि ये क्या हो रहा है कि जजेस खुद कह रहे हैं हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, हम आला अदलिया के सामने जा रहे हैं और खुद साइल की हैसियत से इसमें इजाफा कर जी 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 उससे भी पहले आ जाए। जब 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो अदालत चुप रही। अदालत भी जब अदालत ने आर्डर किया कि इस तरीके को इलेक्शन होने चाहिए, कागजात जमा हो गए, सब कुछ हो गया, उस पर अमल नहीं हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम की जमातों ने जलसा किया, जब वहां पर हलाल तरीके से गेटों को तोड़ा खोला गया और उस रेड जोन में दाखिल हुए हलाल तरीके से, मैं हलाल इसलिए कह रहा हूं कि किसी और का जाना हलाल है, किसी और का जाना हराम है। तो रान साहब, इसमें यह भी सवाल उठेगा, खैर इस पे भी बाद में कभी डिस्कशन करेंगे कि अदलिया का खुद इसमें कितना रोल रहा है। ये भी बड़ा अहम सवाल है, इस पर भी बहुत ज़्यादा डिबेट होती है। रान साहब आगे बढ़ें। एक मैच हुआ जिसके बाद बड़ी बहस हुई और हाथ नहीं मिलाया, फिर रेफरी का किरदार है, फिर आईसीसी को शिकायत है, फिर बीसीसीआई का किरदार है, लॉबी है, ये सारी बातें हुई। मामला सेटल हुआ, पाकिस्तान ने अगला मैच खेला, अब सुपर 4 का मरहला है। एक और मैच है जो कि इतवार को होने जा रहा है और वही पाक भारत टकरा है। सवाल है आईसीसी पे, क्या अब उनको पता है ये सब कुछ हो गया है, ये दोबारा भी हो सकता है, क्या वो अपना किरदार अदा करेंगे? क्या करना चाहिए पाकिस्तानी टीम को? किस नज़रिए से ग्राउंड में उतरना चाहिए? उनको पता है कि ये चीज़ें हुई हैं, क्या सोच के जाना चाहिए? हाथ मिलाते हैं, नहीं मिलाते? क्या रद्द-ए-अमल पाकिस्तान का होना चाहिए? अब हमें भी प्रोएक्टिव होना चाहिए ना, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। देखें, सबसे पहले तो आपकी मेहरबानी है, ये हाथ मिलाने वाली बात को आप पीछे कर दें। अच्छा, हमें अपने हाथ को किस तरह चलाना है बैट पकड़ के, हमने चौके छक्के किस तरह लगाने हैं, हमने फील्डिंग किस तरह करनी है। कल आपने पूरे मैच में, कल जो मैच हुआ श्रीलंका वाला, उसमें कैच पकड़ते देखा, क्या बात है। आपने वहां पे फील्डिंग देखी, उस मैच में जहां पर आप और मैं बैठ के कह रहे थे 125-30 नहीं होंगे, तो 5 छक्के लग गए। भाई हार जीत हुई, लेकिन उन्होंने बताया, फाइट किया कि हमारे इतने बेहतरीन बैट्समैन आउट भी हो गए, तो हम खड़े हैं, हम लड़े हैं। और उसके बाद श्रीलंका ने, यानी कि आप ये फरमा रहे हैं कि ये सानवी बातें हैं, मेन चीज है क्रिकेट खेलना। वो जवाब दें, आप क्रिकेट खेल के जवाब दें, आप जीत कर। भारत से आप ये तवक्को रखें कि वो आपको फूलों के हार पहनाएंगे, भारत से आप ये तवक्को रखें कि वो हाथ मिलाएं। वो तो हाथ भी अगर आपसे मिलाएंगे ना, तो शक रहेगा कि उनके हाथ में कोई ऐसी चीज ना लगी हो जो आपको नुकसान पहुंचा दे, और ना ही मिलाएं उससे हाथ, हम बेहतर हैं। हमें रेफरी का किरदार होता है, एम्पायर का किरदार होता है, इन सब लोगों के किरदार होते हैं, उस पर हमें जरूर बात करनी चाहिए। अगर आईसीसी का एक कानून है, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट का एक कानून है, तो उसको हर मुल्क को फॉलो करना चाहिए, चाहे वो बड़ा तगड़ा मुल्क है, चाहे वो बड़ा कमजोर मुल्क, उस पर सबको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अगर आज भारतीय टीम
आज के मैच में ये सब कुछ कर रही है, तो अगले दिन उन्होंने मौत में दी है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि उनको इबरतनाक शिकस्त हुई है हमारी जंग में। क्रिकेट को क्रिकेट रखनी चाहिए, लेकिन अब मेरी गुजारिश है, चूंकि आप रोजाना टीवी पे प्रोग्राम क्रिकेट पे करते हैं, तो खुदा का वास्ता यार ये पाकिस्तान टीम से भी हाथ जोड़ के है जनाब, मेहरबानी करें। 3 मैचों में 0 पे आउट हो गया आपका खिलाड़ी, और कौन सा लाडला है वो, और बाकी जो है वो कितने लाडले हैं? क्या आपको पाकिस्तान में और खिलाड़ी नजर नहीं आते? अच्छा राना साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि ऑडियंस भी जो है ना वो भी फेवरेट्स होते हैं। आप बाबर आजम को मिस कर रहे हैं वैसे मैं बाबर आजम को, रिजवान को, अच्छा, इन सबको मिस कर रहा हूँ। भाई बात सुने मेरी, आपको बड़ा किसी को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मुझे बताएं क्या उन्होंने जिताए नहीं? हाँ, इनमें से जो बंदा जो है वो जिस पे हम दुआएं कर करके जो 25 से स्कोर तक जाता है और 26 में तो उन समझ नहीं लगती। और स्ट्राइक रेट भी कम है, स्ट्राइक रेट भी कुछ 300 से नहीं खेल रहे। हम वहां टीम है दुनिया की इस वक्त एशिया कप में जिसने सबसे ज्यादा डॉट बॉल, हाँ जी, वहां टीम है कि जो मैच में शुरू होने से पहले, मैं हल्फन कहता हूं, मैंने ये जो थे ना बड़े बड़े खेलने वाले, हाँ जी, मैंने इजाज अहमद से पूछा, अच्छा, मैंने कहा आपको इस मैच में क्या नजर आ रहा है? मैं इससे पहले साबिक क्रिकेटर, उसने कहा कि राना अज़ीम, पाकिस्तान बहुत तेजी से फारिग हो जाएगा। मैंने कहा क्या मतलब यार, बड़ी अच्छी हमारी टीम है, और इंडिया की टीम भी जो है अभी उसमें यंग लड़के हैं, अभी शायद उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। उसने कहा यार मैच उस वक्त जीता जाता है जब आप मैच खेलने से पहले आपके अंदर एक कुव्वत हो, और आप इस फैसले से जाओ जीतना है या मरना है, हार वाला लफ्ज ज़हन से निकाल के जाओ। उसने कहा जब हमने जाते ही ये सोचना है ओहो फलाने ने किमें खेलना है, फलाने ने किमें खेलना है, उसकी ये चीज़ें नहीं होती। तो ये चीज़ें इस दफ़ा आप ज़हन में रखिएगा। अब हमने ये नारा नहीं लगाना तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, ना 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 ना। अच्छा, अब ये नहीं होगा भाई, दूसरी बारी है, अब दूसरी बारी है, अब तुम जीतो हमें तुमसे प्यार है, अब तुम हारो तो टीम से बाहर जाओ, जान छोड़ो हमारी। ठीक है साकिब साहब आपका भी मैं इस पे कमेंट चाहूंगा कि ये सारा मामला जो है, अब पाकिस्तानी टीम की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, ये जो भारत के खिलाफ अगला मैच है। हिकमत अमली तो एक तो बात बड़ी क्लियर है कि पिछली दफ़ा रेफरी ने ये कम्युनिकेट किया था, तो अब तो इनको वैसे भी पता होना चाहिए कि एक तो वो जो हैंड शेक वाला मामला वो नहीं करेंगे, भारत नहीं करेगी भारतीय टीम, तो उस मामले को साइड पे कर दें, कोई ज़रूरत नहीं हैंड शेक। मैं तो ये कहता हूँ कि वो करें तब भी ना करें, ठीक है, अगर वो इस बात पे आ गए हैं तो कोई ज़रूरत नहीं हैंड शेक की। हाँ, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है कारकर्दगी। आप मैच खेलें, अच्छे तरीके से खेलें। मैं ये समझता हूं कि अगर आप अच्छे तरीके से मैच खेल के हार जाएं तो फिर कोई मसला नहीं होता। वन साइडेड मैच अगर आप हारेंगे, जिस तरह पिछला मैच भी हारा, इससे पहले भी आप इसी तरह मैच हारते रहे, तो ये पतली गली निकल गए आप। पिछली दफा तो एक जो है वो लोग भूल गए कि चले आप हारे थे उनसे, और एक नया जो है वो इशू बन गया था। अब की बार कोई इशू नहीं है। कौमी टीम को मैदान में उतरना चाहिए और जीतना चाहिए। भारत की टीम की जब भी बात आती है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारी जो टीम मैदान में उतर रही होती है वो अपने ऊपर एक सवार कर लेती है, एक प्रेशर, तो वो सारे खिलाड़ी इसी तरह ही खेल रहे होते हैं। तो बहरहाल फिर भी हम उम्मीद रखते हैं कि वो बेहतर खेल पेश करेंगे और बेहतर तरीके से हारे भी। तो मैं तो इस चीज का कायल हूँ, हारे लड़ के हारे, लेकिन जीत हार होती है, लेकिन आप फाइट करें, हमें ये कम से कम नजर आ जाग रहे हैं। आप ये जागते हुए बात कर रहे हैं, होशो हवास में बात कर रहे हैं। नहीं, पाकिस्तानी टीम के फैन है ना, इसलिए अगर मगर फैन तो मैं भी हूं, मेरा भाई, अगर मगर रखना पड़ता है ना। खुदा की कसम जितनी तस्बीह मैं पढ़ता हूं इस टीम के लिए कोई नहीं पढ़ता, पूरा पाकिस्तान पढ़ता है। ठीक है जी, सब दुआ कर रहे हैं, आप भी दवा करें, जो पाकिस्तानी टीम है वो दवा करें, हम सब दुआ कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा खेलेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। GHQ हमला केस के हवाले से वीडियो लिंक पर पेशी के ख़िलाफ़ जो है दरख्वास्त जो दी गई थी बानी PTI के वकला की जानिब से, उसको मुस्तरद कर दिया गया, जिसके बाद बानी PTI ने बॉयकॉट कर दिया है कि वो इस कार्रवाई का
हिस्सा नहीं बनेंगे, जिनके बाद वकला भी जो है वो कमरा अदालत से बाहर चले गए थे। वीडियो लिंक के ज़रिए उनको ज्वाइन करवाया गया था, ये खबरें आ रही हैं, जिसके बाद ये सारा मामला हुआ और बॉयकॉट कर दिया गया। लेकिन समात उसके बाद भी खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि जारी रही थी। दूसरी जानिब इरफान सिद्दीकी साहब ने आज बहुत अहम बात की है। वो ये कहते हैं कि हालात की रफ्तार ये बता रही है कि कुछ अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमान और कुछ जज अदलिया से बाहमी मफाद की खातिर मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। ये बहुत अहम बयान है। पहले बार बार जिक्र होता रहा कि हमारे साथ आए, हमारे साथ मुज़ाकरात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन आज कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी मामले में ख़ास ज़रूरत शायद महसूस नहीं हो रही है कि वो बयानात भी जो हैं सख्त होते जा रहे हैं, पार्लिमान से निकलने की बातें होती जा रही हैं। और इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब पहले कमेंट कर दें, ये जो इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं इसके ऊपर कौन सा ऐसा जो है आपका बाहमी मफाद होगा जिसकी खातिर आप पार्लिमान से निकल जाएंगे? आपको क्या फ़ायदा मिलेगा पार्लिमान से निकल के? जो इरफान सिद्दीकी साहब को समझ आ रहा है आप हमें समझाने की कोशिश करें थोड़ी सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताईन। देखिए, इरफान सिद्दीकी साहब अगर कुछ कहना चाहते हैं, मुझे तो नहीं पता वो किस कॉन्टेक्स्ट पे कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ये कमेंट करना कि वो कैसे कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो तो आप उनसे पूछ लें। लेकिन मेरे लिहाज से ये है कि कोई बाहमी तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हम लोग ये छोड़कर जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान हो जाएगा, अगर हम नहीं छोड़कर जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फायदा हो जाएगा। देखिए, फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या PMLN या पीपल्स पार्टी, हम लोग जरा इससे बाहर भी निकल लेना। अच्छा, हम लोग पार्टियों के फायदों के बेसिस पे हम अपने एक क्या कह सकते हैं किलो गोश्त के लिए हम पूरे पाकिस्तान को ज़िबा कर रहे हैं। हम लोग अपनी छोटी छोटी जायदादें बनाने के लिए हमने पूरे पाकिस्तान की चीज़ों को बेच दी हैं। हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ पिछले 40-50 सालों में क्या किया है, कौन से ऐसे डिसीजन लिए जिसके ऊपर हमें प्राउड होना चाहिए। हाँ, छोटी मोटी चीज़ें कर ली हैं, किसी ने सड़क बना दी है, किसी ने नाली बना दी है, किसी ने ये कर दिया वो कर दिया। अगर हम लोग कंसिस्टेंटली कोई सही काम कर रहे होते तो पाकिस्तान आज से 50 साल पहले जो चीन से ज़्यादा मालदार था, जो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी फाइनेंस की नो हाउ मुख्तलिफ मुल्कों को एक्सपोर्ट करता था, जो मुख्तलिफ मुल्कों की एयरलाइंस खड़ी करता था, वो आज अपने पैरों पे खड़ा नहीं है। उसकी वजह क्या है? अब आप अगर ये कहते हैं कि उसकी वजह वो 3.25 साल हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, तो चलो ठीक है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई यही 3.25 साल में पाकिस्तान सबसे ज्यादा तबाह हुआ है, बाकी तो थ्रू आउट पाकिस्तान तरक्की करता गया है। तो इन सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली मेरी नजर में पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सवाल है जो पिछले 40 सालों में आया है, मतलब मैं कह लेता हूँ कि 2018 से पहले या 2013 से पहले या जो भी है उससे पहले आए, वो है मॉरल डिग्रेडेशन। हम लोग देखिए आज पाकिस्तान कहाँ है। आज पाकिस्तान के अंदर जो जजेस हैं वो भी इंसाफ मांग रहे हैं जी। आज पाकिस्तान के अंदर आज हालात ऐसे हैं कि हम लोगों ने इस किस्म के फैसले जज करने शुरू हो गए कि जैसे इद्दत वाला केस था, जो पूरे उम्मत मुस्लिमा के अंदर बाय इटसेल्फ यूनिक केस है कि आप उस एक शख्स का 6 साल बाद उसकी आप गवाही मान रहे हैं, जिसके बारे में जब इस्लाम कहता है कि सिवाय औरत के किसी की गवाही नहीं चल सकती, आप 6 साल बाद उस बंदे की गवाही मान रहे हैं। जस्ट इमेजिन द मॉरल डिग्रेडेशन ऑफ दिस कंट्री। फिर हम कहते हैं कि यार ये मुल्क तरक्की करेगा, कैसे तरक्की कर सकता है ये मुल्क? देखिए अगर सर सॉरी टू कट यू, मॉरल डिग्रेडेशन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये हिस्ट्री ने हमें दिखाया कि जिस वक्त एक सुप्रीम कोर्ट का जज अपने साथी जजेस के खिलाफ और मुकदमा लड़ रहा था, जो उसके ऊपर रेफरेंस आया था, उस वक्त जो पार्टी उसके ऊपर बात कर रही थी, जुमले कस रही थी, आज जब ये जजेस जा रहे हैं तो वही पार्टी इन जजेस को सपोर्ट कर रही है। ये कॉइन्स जो हैं ये फ्लिप हो गए हैं। आपने उस एक जज का देखा है, उसका एक्शंस देखे हैं, वो क्या किए उसने? सर वो आपके लिए अच्छे नहीं है, दूसरी पार्टी तो उसको सेलिब्रेट करती रही है।
नहीं, आप उसने आपने आपने उसको देखिए ना सारे के, हर एक जज ने किस किस किस्म के, जो वो एक जज जो आप कह रहे थे, देखिए देखिए सब्जेक्टिव के साथ साथ आप ऑब्जेक्टिवली भी देख ले, उन्होंने सारे अपने फायदे सारे गलत चीजों के ऊपर वो किए। देखिए बात ये हो जाती है ओवरऑल हमारा मसला ही जुडिशरी है। ठीक, हमारा मसला जुडिशरी में, आपको एक बात बता देता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान में इन जनरल ये हो रहा है कि, मिसाल देता हूँ कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक्वेशन से हटाना है, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, 4-5 गलत काम कर दिए या एक गलत काम कर दिया है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि बजाय इसके कि उस गलत काम को हम ठीक करें, हम उसके इर्द गिर्द पूरे सिस्टम को इतना गलत कर देते हैं कि वो गलत काम उस गलत सिस्टम में फिट हो जाता है। हमने उसके लिए पूरा आइन बदल दिया, उस पूरे आइन के अंदर पूरी जुडिशरी को तबाह कर दिए, जस्ट बिकॉज कि हमारा जो गलत कदम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो ठीक लगे। मतलब इन अदर वर्ड्स, अगर मैंने चोरी कर ली है, अब आप बजाय उस चोरी को अनडू करें, आपने पूरा आइन बदल दिया कि यार चोरी आज के बाद से जायज है। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़रा इससे आगे चलते हैं। 20 तारीख कल आपका एक अजाने देनी है आप लोगों ने, 27 तारीख को आपका एक बड़ा जलसा है। जलसा होने जा रहा है या जलसा मुलतवी हो रहा है या जलसे को आगे लेकर जा रहे हैं? और ये 27 तारीख के बाद क्या होने जा रहा है? क्या 27 तारीख के बाद 27 तारीख के जलसे में कोई बड़ी तारीख दी जाएगी, तहरीक का ऐलान किया जाएगा, क्या किया जाएगा? एक तो ये बता दें, और दूसरा इस जलसे की मनसूखी के हवाले से भी बहुत सी अफवाहें गर्दिशकारी हैं, मैं इसे कन्फर्म नहीं कह रहा, अफवाहें गर्दिशकारी हैं, इस हवाले से भी ज़रा बताइएगा। देखिए राणा साहब, इस तरह है कि अगर आप मुझसे पूछे ना, ये मेरी जाती राय है। देखिए पार्टी के एक डिसीजन है कि हम लोगों ने केपी में जलसा करना है। मैं कहता हूं कि आप जरूर जलसा करें, केपी के अंदर जलसा करें, लेकिन केपी के अंदर जलसा करने से हमें हासिल क्या होगा उसको कर लेना है। आप पूरे केपी को वहां जमा कर लें, पूरी पॉपुलेशन वहां जमा हो जाए, उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होगा कि अगर आप किसी और जगह पे उसका 100 भी कर ले, मतलब सिर्फ 10,000 बंदा भी जमा कर ले, दैट विल हैव अ बिगर इम्पैक्ट। डॉक्टर साहब, आपको किसी और जगह इजाजत नहीं मिलती? और देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उसका इम्पैक्ट फर्क होता है। लेकिन चले ठीक है, करना चाहते कर ले, मुझे उससे कोई वो नहीं है। मैं पर्सनल अपनी राय समझता हूँ, मेरे लिहाज से इट्स अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज जो हम शायद करें, लेकिन चलो अच्छी बात है, जरूर करें। ये मेरी जाती राय है। अगर कोई मुझसे पूछेगा, और अगर पार्टी के अंदर भी मैं किसी कमेटी के अंदर होऊंगा तो मैं अपनी ये राय दूंगा। वो लोग मुझसे इख्तिलाफ करके कसरत से अपनी राय कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एटलीस्ट मेरा ये होगा कि मैं इस एक्ट के या इस चीज के मैं कहूंगा कि यार इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन चलो कोई बात, ठीक है। अच्छा देखिए, असल इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम लोगों ने करना क्या है। देखिए ये जो अजान की बात है वो बेसिकली उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इस वक्त इस मुल्क के ऊपर बहुत ज्यादा तबाहियां आई हुई हैं। अच्छा, इन तबाहियों की बाज दफा वो होता है ना, आम फहम में कहते हैं कि यार नहुसत की वजह से बहुत ज्यादा चीजें हो जाती है, तो बहुत सारे, और खास तौर पे बाज दफा इंसान को कुछ कहे, तो हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है कि इस मुल्क को अल्लाह ताला की तरफ से कोई करम हो, और इस मुल्क के अंदर से ये जो सारी प्रॉब्लम जो यके बाद दिगरे आ रही है, अब हम लोग अवाम के साथ झूठ भी बोलते हैं, हम कहते हैं यार मुल्क स्टेबल हो गया, अगर लेकिन अगर सही मानों में जैसे वो बात हो रही थी कि वो बंगाली साहब कह रहे थे कि जी इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी टोटल कर्जों पे चल रही है, अगर कर्जा खुदा ना खास्ता बंद हो जाता है तो पाकिस्तान एकदम हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को देखना पड़ेगा। अभी इन सैलाबों के बाद जब हम इकोनॉमी को दोबारा रीसेट करेंगे तो हम लोग जो 3.7 या उसकी तरफ हम लोग सोच रहे थे कि अगले साल होगा, हम शायद 1% को भी टच ना करें, हम शायद पॉइंट्स डेसिमल में रहे। ये सारी चीजों को देखकर हमें देखना पड़ेगा। अच्छा देखें, इसमें जो अगर आप ये देखेंगे कि ओवरऑल पॉवर्टी हो सकता है हम 50% को भी क्रॉस कर जाए पॉवर्टी में भी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान सही रुख में नहीं जा रहा। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। एक बहुत अहम मुआहिदा, बल्कि मुआहिदे हैं जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुए हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब ने इस हवाले से ये कहा है कि दिफाई मुआहिदे में दीगर अरब ममालिक की शमूलियत के दरवाजे बंद नहीं हुए। हमारे लिए सादत की बात है कि हरमैन शरीफैन के दिफा की जिम्मेदारी पाकिस्तान को मिल रही है, लेकिन स्ट्रेटिजिकली देखा जाए, इंटरनेशनली देखा जाए, ग्लोबली देखा जाए तो इस मुआहिदे की अहमियत कितनी है? हमारे खित्ते में हमारा जो है हमसाया है भारत, उसके लिए इसकी कितनी अहमियत है? अमेरिका के लिए इसकी कितनी अहमियत है? दीगर ममालिक के लिए कितनी अहमियत है? इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला गुल साहब। अब्दुल्ला गुल साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर। सर, सबसे पहले ये मुआहिदा अहम कितना है? आप समझते हैं कि दीगर अरब ममालिक भी इस तर्ज के मुआहिदे में शामिल होते हुए आपको नज़र आएंगे, और अमरीका पर जो इन्हिसार था अरब ममालिक का खुसूसी तौर पर, आप समझते हैं कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मुझे दीगर अरब ममालिक शामिल होते नजर नहीं आ रहे, बल्कि वो शामिल तकरीबन हो चुके हैं। अच्छा जी। और उसके अंदर आपको बहुत जल्द खबर मिलेगी। अभी कहना मेरे ख्याल में गैर मुनासिब होगा उनके नाम लेना, लेकिन जहाँ तक ये है, ये मेरे ख्याल में राना अज़ीम साहब बैठे हुए हैं, और मैं काफ़ी अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो लिखा जा रहा है। और जब इसराइल को मार पड़ी ईरान के हाथों और पाकिस्तान के हाथों भारत की दुर्गत बनी, तो उसके बाद जो है वो अमेरिका के दो लाडले, यानी कि अमेरिका जिनका डैडी है, उसको जो है वो बहुत ज्यादा अब एक मुसीबत में फंस गया है। अब दे आर ट्रैप्ड बिटवीन डेविल एंड डीप ब्लू सी। मसला ये है कि वो अगर इजराइल की मदद करेगा तो अरब दुनिया जो है वो उससे नाराज हो जाएगी, और अरब दुनिया जो है अगर उसकी मदद करने जाएगा तो इजराइल जो है, उसकी जो जूइश और न्यू कॉन लॉबी है, वो आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। अमेरिका जो है वो अपने आप को एक स्ट्रगलिंग सुपर पावर के तौर पर जो है वो अब देख रहा है। एक ऐसी ताकत जो जिसके हाथों से जो है वो अरब दुनिया जो है वो तकरीबन निकलती हुई नजर आ रही है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। आप ये देखिए कि सऊदी अरब, जिसका दिफा जो है वो बाकायदा जो है $78 बिलियन का बजट है इस साल का, और टोटल खिताई जो ममालिक हैं उनका दिफाई बजट जो है वो इस टाइम पे $125 बिलियन का है, लेकिन उनको ये पता चल चुका है कि अमरीकी हथियार उनको तहफ़्फ़ुज़ तो दे सकते हैं, लेकिन क्या अमेरिका की नीयत है ये तहफ़्फ़ुज़ देने की? क्या अगर इजराइल ने हमला किया तो क्या वो अमेरिका जो है वो अरब दुनिया को चुनेगा या इसराइल को जो है अपना लाडला ठहराएगा? ये वो तमाम बातें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर एक नेटो तर्ज का इस्लामी इत्तेहाद जो है वो मारद वजूद में आने वाला है, जिसकी बुनियाद जो थी वो तब डाली गई जब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो थे, उन्होंने इस्लामी फौज को जो है वो एक कॉन्सेप्ट पेश किया, जनरल राईल शरीफ को वो लेके गए, बहुत उस पर बातचीत हुई, फिर वो प्रोजेक्ट बिल्कुल गो स्लो हो गया। मेरे ख्याल में एक वाटर शेड जो है वो साबित हुआ, कतर के ऊपर हमला, और फिर जिस तरीके से तौसी पसंदाना जो इकदामात इजराइल की जानिब से लिए गए, वो मेरे ख्याल में अरब दुनिया को तशवीश में डाले बगैर ना रह पाया। नतीजा ये निकला कि अब जो है वो एक दिफाई मुआहिदा, लेकिन इसके साथ फूल के साथ कांटे भी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये पाकिस्तान की कामयाबी है, लेकिन याद रखिए कि इस टाइम पे जो है वो आप पे जो है कहीं ना कहीं आपको FATF की तरफ जो है वो धकेला जाएगा, कहीं ना कहीं आपको इंडिया के जरिए जो है वो एक एस्केलेशन करके आपके बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो एक आपके लिए मुआशी दबाव जो है वो पैदा किया जाएगा, दहशत गर्दी का बाजार गर्म किया जाएगा, पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन को जो है वो कोशिश की जाएगी, और साथ ही साथ जो है आप देख लीजिए कि अभी तक अमेरिका का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। इसका मतलब यह है कि अमेरिका कोई भी रद्द अमल देने से पहले जो है वो बाकायदा अपनी तमाम ऑप्शंस जो है वो एक्सरसाइज करेगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें इन तमाम पहलुओं पे नजर रखनी है, और साथ ही साथ जो है पाकिस्तान, एक बात साबित होती है कि पाकिस्तान का जो इन्हिसार है वो ज्यादातर चीनी असले के ऊपर है, और 70% चाइनीज असला जो है उसके ऊपर किसी किस्म के स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है, यानी कि कोई शराइत और पाबंदियां उन पर आयद नहीं है। यही वजह है कि अमरीकी असला जो है वो दुनिया में अब कम, और दुनिया का सबसे सस्ता और म्यारी जो वेपन है वो इस टाइम पे चाइना का और पाकिस्तान के इश्तराक से बन रहा है। ये तमाम वो बातें हैं जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अब्दुल्ला गुल साहब, इसमें कोई शक नहीं, ये मुआहिदा होता या ना होता,
हरमैन शरीफैन के लिए तो पाकिस्तान का एक एक शहरी भी कुर्बान है। दिल की बात कही आपने। ये मुमकिन ही नहीं है कि मक्का शरीफ पे या मदीना शरीफ पे या सऊदी अरब पे हमला होता और पाकिस्तान मुआहदा होता ना होता कि वो पाकिस्तानी ना निकलते। यहाँ पर तो बग़ैर असले के भी हर शख्स ने निकलना था, क्योंकि हमारे दिल भी वहीं धड़कते हैं, हमारी जान भी वहीं धड़कती है, और हमारी हर मुश्किल में अगर कोई मुल्क काम आता है तो उसका नाम सऊदी अरब है। और ये मुआहदा वाकई आलम इस्लाम के लिए भी पाकिस्तान आलम इस्लाम के लिए इस वक्त वो हेड मास्टर है, वो बड़ी कुव्वत है, वो बड़ा आप कह सकते हैं कि ज़िम्मेदार है कि अब आलम इस्लाम को एक आसरा हो गया है कि हमने किसी और के पीछे नहीं, पाकिस्तान खड़ा है, अगर हमारी तरफ कोई आएगा तो हम देखेंगे। क्या किबला अव्वल फ़लस्तीन गज़ा, इसके लिए भी कभी कोई उसके इर्द गिर्द की जो इस्लामी रियासतें हैं, क्या वो इसके लिए भी कोई मुआहदा करेंगी? या आपको पता है ना वहाँ पर जो हो रहा है वो बयान करना भी मैं तो बयान नहीं कर सकता। राना साहब, मैं आपने मेरे मुंह की बात जो है वो ले ली। मैं एग्जैक्टली ये कहने वाला था कि हमने किबला दोयम के लिए जो है वो एक मुआहदा किया, अब वक्त है कि किबला अव्वल के लिए भी हम एक मुआहदा करें। मैं आज ही कुछ अरब ममालिक के दिफाई अताशियों के साथ जो है एक बड़ी तवील 1-to-1 नशिस्त करके आ रहा हूँ। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि ये एक बात जो है वो पूरे कोने कोने तक जो है वो जारी है। आप हैरान होंगे कि अभी जो सूरत हाल है वो अरब पेनिनसुला के अंदर जो है वो तब्दील होती जा रही है। लोगों को असल में ये पता चल गया है कि कोई जो है वो इलाके के थानेदार के सामने उसने चैलेंज कर दिया है अमेरिका की हेजमनी को, इजराइल की जो दहशतगर्दी है और भारत की जो अज़ाइम है, उनके सामने एक मुल्क आके खड़ा हो गया, उसका नाम है पाकिस्तान। आप ये देखिए कि सदर ट्रंप से जो मुलाकात हुई थी फील्ड मार्शल साहब की, उसके बाद जो है वो एक खामोशी सी तारी है। और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि हमारे तरफ कुछ जो है वो झुकाव अमेरिका का नजर आया, लेकिन ये झुकाव आर्जी है और हमें भी इसका इदराक है। दूसरी जानिब जो है कोई मीनिंगफुल जो अभी तक अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के लिए और इस खित्ते के लिए कोई अमली किरदार जो है वो नजर नहीं आया। इसका वाज़े इशारा यह है कि अब हमें एक नए इत्तेहाद की तरफ जो है वो जाना होगा, क्योंकि नेटो जो है वो इस टाइम पे बिल्कुल फारिग हो चुकी है। देखिए ना, दहशतगर्द करार दे दिया गया ICJ की जानिब से बेंजामिन नेतन्याहू को, लेकिन वो अमेरिका के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खिताब करता है। मैं 92 न्यूज के वसातत से जो है ये गुजारिश करूंगा एंटोनियो गुतरेस को कि अगर इस बार बेंजामिन नेतन्याहू को जो इजलास से खिताब करने की इजाजत मिले तो और कुछ नहीं तो वो इस्तीफा दे दें, कि कम से कम ये इखलाकी जुर्रत जो है वो जरूर मौजूद होनी चाहिए। दूसरी जानिब जो है मैं ये समझ रहा हूं कि एक चीन और रूस कहीं ना कहीं इस पूरे खित्ते के अंदर एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं, और ये तमाशाई सिर्फ तमाशाई नहीं है, बल्कि ये तमाशा लगाने के अंदर मेरे ख्याल में इसका एक अहम किरदार है। अब्दुल्ला गुल साहब, ये बताइएगा कि अब्राहम अकॉर्ड, उसका बड़ा चर्चा हमने सुना और ख़ास तौर पर सदर ट्रंप उसकी बड़ी तारीफ़ भी करते हैं और उसके लिए कोशिशां भी हैं, और उसका मकसद ये था कि ये जो इस्लामी ममालिक हैं इसराइल को स्टेप बाय स्टेप जो है वो तस्लीम करते जाएं। कुछ ने किया भी। आपको लगता है कि जो कर चुके वो बरकरार रहेंगे उसी तरह, और जो जिन्होंने अभी नहीं किया था और लाइन में लग रहा था कि वो कर सकते हैं, तो ये मामला अब बिल्कुल स्टॉप समझें, या आपको लगता है कि कुछ ना कुछ अभी भी हो सकता है? मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे अब्राहम एकॉर्ड को कोई नहीं छेड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अगर छेड़ना होता तो अब्राहम एकॉर्ड के ऊपर सिर्फ एक मजम्मत ही आ जाती, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में किसी में हिम्मत नहीं हुई अरब लीग के इजलास के अंदर दोहा में। दूसरी जानिब जो है वो तब होगा, ये जरूर, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज मैं बताया आपको कि मेरी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन उसके अंदर आप यकीन माने कि हम जिन ममालिक के ऊपर शक व शुबा रखते हैं वो तक ये कह रहे थे कि जनाब हम दिल से लानत भेजते हैं इसराइल के ऊपर, लेकिन हम मजबूर हैं, हमारे ऊपर अमेरिका का दबाव है। जब मौका मिला, जब उन्होंने देखा कि ये सऊदी अरब और पाकिस्तान का कोई अंडरस्टैंडिंग मीनिंगफुल जो है वो अब डेवलप हो रही है और अमली जामा जो है उसका नजर आ रहा है, आप यकीन माने वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे अब्राहम
एकॉर्ड से बाहर आने पे और इजराइल से जो है अपने सिफारती ताल्लुकात को मुनक़ते करने में। उसकी वजह यह है कि इन ममालिक ने जंगें भी लड़ी, इसराइल की जाहिरियत को भी बर्दाश्त किया, खून भी दिया और अपने इलाके के लिए भी जो है वो नुकसानदेह साबित हुए और अपने ईमान से भी जो है वो सौदा किया। इसलिए मेरी नजर के अंदर ये अब्राहम एकॉर्ड जो है, क्योंकि ये एक अननेचुरल एकॉर्ड है और आप ये देखिए कि एक तसव्वुराती रियासत जो है फलस्तीन की, ये इसकी बात की जा रही है। ये रिवियरा बनाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही उसको शायरगाह बनाने की बात कही भी है। लोगों की लाशों के ऊपर ये नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह ये नहीं होगा। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।